गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 10th ऑफ दिसंबर 2022 और डे है आज सैटरडे। सेकंड सैटरडे है, आप सभी को जो वो आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। तो आज हम जो वो डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी से। आप सभी को पता है कि हम लोग जो वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 को जो वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में सेक्शन ए में जो वो हम लोग मैथ से रिलेटेड जो वो 50 क्वेश्चन जो वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने जो वो उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो आज जो वो आप जा करके देख सकते हैं। आपको जो वो एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पे एक अलग से जो वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें लिखा होगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019। तो क्योंकि आपको जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो इसलिए पढ़ने हैं, आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो वो बनता है। हालांकि 2019 का है, साथ साथ में जो हम लोग 2021 का भी डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो वो सेक्शन बी जनरल नॉलेज जो वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप जो वो नाइन्थ क्लास के लिए देना चाहते हैं या सिक्स क्लास के लिए देना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस जो वो लगभग सेम ही होता है। आप सभी को पता है कि मैथ्स से रिलेटेड जो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नाइन्थ क्लास के लिए देना चाहते हैं तो 4 नंबर का जो वो आपको पेपर आएगा, 4 नंबर के जो वो आपको मैथ्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे 50। तो 54 जा सीधा ही 200 हो जाता है। अगर आप फिफ्थ क्लास में हैं तो आपको 50 क्वेश्चन जो वो मैथ्स के 3-3 नंबर वाले शायद मिलेंगे। आप देख लीजिएगा, सिलेबस आपको सभी को पता होगा। इसमें जीके पूछा जाता है, जिसमें साइंस होता है, एसएसटी होता है, ठीक है। वैसे ही जो वो फिफ्थ के लिए सिक्स्थ या नाइन्थ के लिए दोनों के लिए होता है। इंटेलिजेंस होती है जो भी दोनों के लिए होती है। और जनरल साइंस होता है जो हमने बात कर ली। सोशल स्टडी वो भी हमने बात करी। लैंग्वेज से रिलेटेड जब वो पूछा जाता है इंग्लिश, ठीक है, तो वो भी दोनों में ही जो वो होता है। तो इसलिए जो वो आज हम जो वो वैसे तो ए पेपर जो वो सिक्स क्लास में जो पूछा गया था, लेकिन हम लोग जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में जो वो ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, हॉकी, रग्बी हो गया, ठीक है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस कर लेंगे, सरदार पटेल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ से जो वो आपको क्या क्या क्वेश्चन जो वो पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं जो वो ये मानता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो जो वो लंबा तो होने वाला ही है, लेकिन साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 51 क्वेश्चन है। हम लोग जो वो ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, लगभग जो वो 5-7 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम लोग जो वो पूरा उसका पोस्टमार्टम करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन को भी ध्यान में देंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट। इसने लिखा है कि इनमें से कौन सा भारतीय खेल नहीं है। आप सभी को पता है कि कबड्डी हम खेलते हैं, ठीक है, भारत में खेली जाती है, तो भारतीय खेल तो है। लेकिन राष्ट्रीय खेल की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए। नेशनल गेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो वो भारतीय खेल की बात हो रही है। तो देखिए, खो खो हो गया। खो खो भी हम लोग खेलते हैं अपने स्कूलों में, जो वो बहुत जो वो खो खो खेला होगा। हॉकी भी जो वो खेली जाती है, ठीक है। हालांकि स्कूलों में जो वो कम खेली जाती है, लेकिन हॉकी भी तो हमारे भारत में खेली जाती है। एक जो यहाँ पे रग्बी दिखाई दे रहा है, रग्बी क्या होता है? देखिए, रग्बी इस क्वेश्चन का वैसे आंसर हो जाएगा। हमारे भारत में रग्बी नहीं खेलते हैं। हो सकता है आगे जो वो रग्बी भी खेली जाए। रग्बी जो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो आप देखिए उल्टा हो गया। यस, यहाँ पे जो देखिए इसने एक बॉल जो वो पकड़ा है, जो कि बिल्कुल ओवल शेप में है, अंडे के आकार का है। जैसे हमारी अर्थ तो जियोड शेप है, लेकिन हमारी अर्थ भी कुछ इस तरह से है, जियोड शेप बोलते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे जो इसने पकड़ा हुआ है वो जो वो कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ है। फिर जो वो इसको लेकर के जब वो ये दौड़ेगा, फिर जो वो कुछ इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो नीचे गिरेंगे। ऐसे जो वो एक खेल होता है, ठीक है। तो ये जो वो ज़्यादातर जो वो न्यूजीलैंड में खेला जाता है। न्यूजीलैंड का जो वो राष्ट्रीय खेल है। एक साउथ अफ्रीका का भी हो गया, ठीक है। वेल्स का हो गया, मेडागास्कर का हो गया। इन और भी बहुत सारे 2-3 और भी कंट्रीज हैं जिनका ये राष्ट्रीय खेल है, लेकिन भारत में नहीं है। इसलिए रग्बी जो वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने को। अगर हाँ, अगर आपको पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल जो वो भारत का क्या है। देखिए, हम लोग जो वो पहले मानते थे कि खो खो जो वो हमारा राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि खो खो में जो वो हमने आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद भी जो वो बहुत सारे जो वो ओलंपिक में जो वो गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। 6 तो कंटिन्यू जीते शायद, ठीक है, आप देख लीजिएगा। 2 जो वो बाद में जीते, तो 8 गोल्ड मेडल जो वो हमने हॉकी में खेले। इसलिए हॉकी जो वो भारत का एक बहुत लोकप्रिय खेल रहा है पहले से ही। इसलिए जो वो हम लोग मानते हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। नहीं, लेकिन जो वो अभी हाल ही में जो वो पूछा गया गृह मंत्रालय से कि हमारा कोई राष्ट्रीय खेल है भी कि नहीं है, तो वहाँ से जो वो जवाब आया कि हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग जो वो किसी भी एक खेल को जो वो ऐसे
प्राथमिकता नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा जो वो कहा गया, इसलिए हमारा कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, हमारे लिए सभी खेल बराबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत के लौह पुरुष के रूप में जो वो कौन जाना जाता है? तो ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को पता होगा कि भारत का जो लौह पुरुष है उसको जो वो जो वो कौन है। तो सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो वो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए, कहा जाता है कि लगभग 562 रियासतों को जो वो भारत में मिलाया था इन्होंने। ठीक है, यूनिटी। तो एक पहले जो वो ये वकील थे, बाद में जो वो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की सेवा में जो वो मतलब कि अपनी पूरी लाइफ को जो वो लगा दिया। इन्होंने कई सारे आंदोलन आंदोलन में भी जो वो हिस्सा लिया, जैसे कि खेड़ा आंदोलन हो गया। महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस करेंगे अगले। यहाँ पे बी ऑप्शन में महात्मा गांधी भी है। महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो वो बहुत सारे क्वेश्चन मैं जो वो अभी बताने वाला हूँ, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज़ादी की लड़ाई में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत के अगर पहले कोई उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री देखिए अभी तो ये जो पोस्ट है वो जो वो नहीं है। उप प्रधानमंत्री कोई नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि आज वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो उप प्रधानमंत्री जो पहले थे और गृह मंत्री, तो वो जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है, और इन्हीं के जो वो जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को, आप याद रखिए 31 अक्टूबर को जो वो इन्हीं के जन्म दिवस पर जो वो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, एकता दिवस, राष्ट्रीय नेशनल यूनिटी, एकता, एकता दिवस। ठीक है, 19 नहीं, 2014 में जो जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी ने जो वो घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग जो वो इनके जन्मदिन पर जो वो 31 अक्टूबर को जो वो मनाएंगे। इनकी जो मृत्यु है वो जो वो थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि 15 दिसंबर को हुई थी। 15 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर 1950 को जो वो दिल का दौरा पड़ने पर जो वो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनके बारे में जो वो हाँ, इनको जो वो भारत रत्न भी मिला था। ठीक है, मरने के बाद मिल गया था। ठीक है, तो ये भी आप जो वो याद रखेंगे। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्कस करना। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो सरदार पटेल हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। अब एक एक करके जो वो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो वो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो वो बनते हैं। तो एक एक करके जो वो सभी को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो वो थोड़ा सा लिखूंगा, आप जो वो ज़्यादातर सुनने पे जो वो ध्यान दें। सबसे पहले जो वो आपको बताया कि महात्मा गांधी का जो योगदान है वो जो वो आज़ादी में जो वो बहुत बड़ा, अगर सबसे ज़्यादा योगदान अगर कहा जाए किसका है, तो महात्मा गांधी का जो कहा जाता है। एक राष्ट्रपिता का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को कहा जाता है, राष्ट्रपिता। ठीक है, तो राष्ट्रपिता जो वो किसने कहा? ठीक है, वो कहा सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस भी हमारे ऑप्शन में है। सुभाष चंद्र के बोस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले जो वो महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो इनको राष्ट्रपिता कहा, एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सबसे पहले किसने कहा? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इन्होंने जो वो आपने सुना होगा, दांडी मार्च किया, दांडी यात्रा की। ठीक है, नमक आंदोलन जिसको बोलते हैं। तो इनका जन्म जो वो आपको सभी को पता ही है कि 2 अक्टूबर को जो वो छुट्टी भी होती है, 2 अक्टूबर 1869 को जो वो इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो वो 30 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950 नहीं, 1948 में हो गई थी। ठीक है, 1948 में, और 30 जनवरी को ही जो वो हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, आप सभी को पता है। एक जो वो 23 को भी मनाते हैं, जब जनवरी को। ठीक है, जब 23 को जो वो 23 जनवरी नहीं, सॉरी, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को भी हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। ये दो डेट जो वो आपको याद रखनी है, 23 मार्च और 30 जनवरी। ठीक है, इन दोनों को शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है, सॉरी, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है इस डेट को, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी, और 30 जनवरी, सॉरी 30 जनवरी नहीं, क्या आ रहा है बार बार, 23 मार्च को जो वो शहीद जो हमारे 3 सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो इनको जो वो फांसी पे जो वो चढ़ाया गया था 23 मार्च को। तो इसलिए जो वो इन दो डेट को जो आपने याद रखना है। अगर हम और बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो आप सभी को पता है कि इनके, देखिए, महात्मा गांधी के नाम में ही है मोहनदास करमचंद। तो करमचंद जो बीच में घुसा दिया है नाम के बीच में, वो जो वो इनके फादर का नाम है, करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और एक और पूछा जाता है कि साबरमती 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 आश्रम की स्थापना जो वो
किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने ही की थी। अहमदाबाद में है, 1917 में की थी, 1917 में की थी। अगर हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे, किसको मानते थे? तो राजनीतिक गुरु जो वो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले को जो वो ये गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। मुझे लगता है क्वेश्चन जो वो पेपर में बनेगा पक्का। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता है कि 9 जनवरी, ठीक है, आने वाला है 9 जनवरी, अगले ही महीने, 9 जनवरी 1915 में जो वो ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि इसी डेट को, 9 जनवरी को, जो वो हम लोग प्रवासी भारतीय डे भी मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय डे मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जो वो भारत लौट के आए थे। अब इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत लौट के आए, फिर जो वो 2 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, 2 साल इन्होंने भारत देखा, भ्रमण किया इधर उधर, ठीक है, देखा लोगों की क्या क्या समस्या है। फिर जो वो पहला आंदोलन किया जो कहलाता है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन बनते हैं चंपारण आंदोलन, क्वेश्चन के फॉर्म में, जो उनको याद रखिए। चंपारण आंदोलन सबसे पहला आंदोलन इन्होंने किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए आप, महात्मा गांधी के नाम में जो वो महात्मा देख रहे हैं आगे, ये जो महात्मा की उपाधि है वो किसने दी थी? वो जो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उनको महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। एक आपको पता ही है कि असहयोग आंदोलन जो वो उन्होंने चलाया था 1921 में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन भी आप याद रखिए। एक और क्वेश्चन पूछता है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष जो वो बने थे 1924 में। इसके अध्यक्ष जो वो 1924 में बने थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि इन्होंने कहा था, देखिए, इन्होंने एक आंदोलन था, ठीक है, उन उसमें जो वो एक नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। और इन्होंने कहा था कि ये मेरे जीवन का जो वो एक अंतिम संघर्ष है, तो इसलिए करो या मरो। ठीक है, तो ये आंदोलन का नाम जो पूछता है, तो ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों का कि भारत छोड़ो। ठीक है, तो ये मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है, ऐसा कहा था, इसलिए करो या मरो का नारा भी इसी में ही इन्होंने दिया था। एक और क्वेश्चन जो वो पूछता है, केसर ए हिंद की उपाधि जो वो 1915 में जो वो अंग्रेजों ने जो वो इनको दी थी, केसर ए हिंद। ठीक है, 1915 में। ठीक है, अभी इन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया भारत में, तो अंग्रेज भी देखिए इनको जो वो मतलब कि इनका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अर्धनग्न, अर्धनग्न फकीर, क्योंकि इन्होंने जो वो धोती पहनी होती थी तो आधे नग्न वस्त्र होते थे। ठीक है, तो अर्धनग्न फकीर जो वो इनको किसने कहा? तो ये जो वो चर्चिल ने कहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चिल ने इनको जो वो अर्धनग्न फकीर कहा। एक देखिए, उन इन्होंने जो वो सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग, ठीक है, सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग जो वो साउथ अफ्रीका में जो वो सबसे पहले किया। ठीक है, एक और पूछता है कि भूख हड़ताल। ठीक है, भूख हड़ताल जो वो को अगर कोई आंदोलन किया इन्होंने भूख हड़ताल का, तो सबसे पहले जो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद आंदोलन था। और अहिंसा के जो वो ये पुजारी से, अहिंसा को मानते थे, हिंसा से जो वो इन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने जो वो किस किस पत्र लिखे थे इन्होंने? यंग इंडिया, एक यंग इंडिया पूछा जाता है, एक जो वो हरिजन पत्र भी पूछा था, हरिजन पत्र। तो इन दोनों पत्र के संपादक कौन थे? ये भी महात्मा गांधी थे। इनकी बुक थी एक वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वो इनकी बुक का नाम है। एक और थी माई एक्सपेरिमेंट, यस, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो वो इन्हीं की ही बुक का नाम है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो वो क्वेश्चन है कि इनका जो भी समाधि स्थल है, जहाँ पे इनको जो दफनाया गया था, समाधि स्थल, तो यहाँ पे जो वो नई दिल्ली में है। ठीक है, राजघाट में, राजघाट, राजघाट, देखिए आप लिखने पे ध्यान दें, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, राजघाट में जो वो 2 शब्द जो वो इनकी समाधि पर लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं वो? बड़ा इंटरेस्टिंग है, हे राम। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम पूछा गया, हे राम। इन्होंने ये कहते थे कि सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा जो वो मेरा ईश्वर है, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है। तो ये भी किसने कहा? महात्मा गांधी ने ही कहा। एक और जो वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जो कि एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कि देखिए दांडी मार्च इन्होंने किया। ठीक है, दांडी मार्च इन्होंने किया, तो इसकी तुलना जो वो राम की लंका, सॉरी, राम की लंका की यात्रा, राम की लंका नहीं है वो तो रावण की लंका थी। ठीक है, राम की लंका की यात्रा, राम ने जो वो लंका गए ना, तो इसकी तुलना जो वो, इसका कंपैरिजन वो दांडी मार्च से किसने किया?
दांडी मार्च की, मैं उल्टा हो रहा हूँ, दांडी मार्च की का जो कंपैरिजन है वो राम का जो वो लंका जाना, मतलब कि राम की लंका की पौराणिक पौराणिक यात्रा से की। तो ये जो वो किसने इसकी तुलना की, इससे कंपैरिजन किससे किया? तो ये जो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर जो मोतीलाल नेहरू थे। तो मोतीलाल नेहरू ने जो इसका कंपैरिजन इससे किया था। तो महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया हमने वैसे। थोड़ा सा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस भी है, तो इनके बारे में भी इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। 23 जनवरी को जो वो इनका जन्म हुआ था 1897 में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था उड़ीसा में, जो आज वो उड़ीसा है, उड़ीसा उड़ीसा आज उड़ीसा है, कटक, कटक में जो इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जो वो जानकी नाथ बोस था, जानकी नाथ बोस। देखिए इन ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो ये जो वो सुभाष चंद्र बोस ने ही की। और इनको जो वो नेताजी भी कहा जाता है, नेता कहा जाता है या कहा जाता था, कुछ भी बोल दीजिए। एशिया के प्रकाश की किरण कहा जाता है इनको, वेरी इंपॉर्टेंट। एशिया एशिया के प्रकाश की किरण जो इनको कहा जाता है। इन्होंने 2 नारे दिए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इन्होंने बोला था दिल्ली चलो, ये पूछता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। एक पूछता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी किसने कहा था, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एक ऑप्शन जो वो हमारे पास यहाँ पे रह गया, कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो वो कौन नहीं जानता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वो हमारे भारत के आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस इंडिया के जो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री अगर कोई थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म देखिए क्या पूछा जाता है, जन्म से रिलेटेड। जन्म इनका होता 14 नवंबर 1889। देखिए 69 में जो महात्मा गांधी, तो 20 साल बड़े हुए, सॉरी बड़े नहीं 20 साल छोटे हुए, ठीक है। तो 20 साल छोटे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1889 में इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर। और 14 नवंबर की डेट जो वो मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय बाल दिवस, भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में जो इसको माना जाता है। बाल दिवस इसलिए क्योंकि बच्चे जो इनको चाचा नेहरू बोलते थे, बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे, बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू बोलते थे, ठीक है। तो इसलिए जो वो काफ़ी योगदान था इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी, ठीक है। इनके पिता का नाम जो वो आपने अभी डिस्कस कर लिया है, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम जो वो स्वरूप रानी था, स्वरूप रानी, इसको भी आप याद रख सकते हैं, स्वरूप रानी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लाल किला, आपको पता है लाल किले पर जो तिरंगा है, तिरंगा मतलब कि भारत का जो ट्राई कलर है, तो तिरंगा सबसे पहले लाल किले पर किसने लहराया? तो आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही लहराया, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री थे तो यही लहराएंगे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू, कमला नेहरू इनकी पत्नी का नाम था। और इनकी शादी जो वो 1916 में हो गई थी, ठीक है। 1960 में इनकी शादी हो गई थी। यस, ठीक है। इनका इनकी जो मुलाकात है, देखिए 1960 में इनकी शादी हुई, आपको बताया महात्मा गांधी 1950 में जब वो भारत आए, तो इनकी जो महात्मा गांधी से मुलाकात तो होगी ही, ठीक है। तो मुलाकात कब हुई, तो 1916 में ही इनकी मुलाकात जो हुई एक कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे ना, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ। तो इसमें जो वो नेहरू और महात्मा गांधी आपस में मिले, तो इन्होंने आपस में मुलाकात की। तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ये जो वो काफ़ी टाइम तक जो वो 8-9 साल तक जो वो जेल में भी इन्होंने बताया, मतलब कि अपनी लाइफ के जो वो 8-9 साल जेल में इन्होंने बताया, काफ़ी संघर्ष किया इन्होंने भी, ठीक है। और भारत रत्न जो वो इनको 1955 में ही दे दिया गया, भारत रत्न, ठीक है। मृत्यु जो वो मृत्यु देखिए इनकी हो गई थी 1964 में, ठीक है। 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दिल का दौरा जो वो इनको पड़ा था, तो इनकी मृत्यु हो गई। इनकी ही पुत्री जो वो इंदिरा गांधी थी, जो आगे जाकर के जो वो प्रधानमंत्री बनी, ठीक है, देश की प्रधानमंत्री बनी, जिन्होंने जो वो इमरजेंसी लगाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो वो इनकी बुक का नाम है। तो किसने लिखी थी, ये जो वो किसने लिखी थी, ये लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। देखिए हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन हुआ और काफ़ी टाइम जो वो हो चुका है, इसलिए जल्दी जल्दी से थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। ये जो वो साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सीधी सी बात है। आयोडीन से जो वो आयोडीन की कमी से, आयोडीन जो नमक होता है घर में, नमक तो सभी खाते हैं, ठीक है, कमी हो जाए तो घेंगा हो जाता है, गोइटर जिसको बोलते हैं। इसमें जो वो एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक देखिए इसमें क्या होता है कि एक थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। थायराइड थायराइड ग्रंथि का जो आकार है, अगर इसमें कमी हो जाए तो एक अंग होता है थायराइड ग्रंथि। एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कि गोइटर की कमी से
सॉरी गोइटर की कमी नहीं, आयोडीन की कमी से जो वो एक किस अंग को प्रभावित करता है, तो थायराइड ग्रंथि का आकार इसमें बढ़ जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर आपको जो वो कमी हो जाए इसकी, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर घेंगा हो जाए, गोइटर हो जाए, तो आपको जो वो इसकी कमी से जो एक तो नमक हो गया, नमक के अलावा जो आप आलू खा सकते हैं। आलू, आलू भी कैसे, भुने हुए आलू, क्योंकि आलू के जो छिलके होते हैं ना, बाहर वाले छिलके, उसमें जो वो आयोडीन होता है, के मीन्स पोटासियम होता है, विटामिन्स होते हैं उसमें, ठीक है, इसलिए जो वो देखिए उसमें आलू में तो वैसे 40% तक जो वो आयोडीन होता है, इसलिए आलू जो वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसको जो वो हम लोग जो भी आयोडीन है इसका, इसको हम लोग जो वो इसका एक और भी नाम है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है अबकारक लवण। अबकारक लवण जो वो इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको आयोडीन को जो वो अबकारक लवण भी बोलते हैं, ये भी जो आप याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो वो और मुझे याद आ रहा था, फिर से मैं भूल गया कि चलिए थोड़ी देर बाद जो वो याद आ जाएगा तो डिस्कस कर लेंगे। अगर बात करें इसकी गोइटर की, घेंगा की, तो इसमें जो वो एक तो शारीरिक ये हो जाता है, तो शारीरिक जो विकास है उसमें जो वो रुकावट आ जाती है, काम करने में जो वो प्रॉब्लम होती है, थकान हो जाती है, ठीक है, विकलांगता आ जाती है, मंदबुद्धि होता है, ठीक है, गर्भपात हो जाता है, बच्चे मतलब कि बच्चे जो वो मरा हुआ पैदा होता है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो वो आ सकती है। तो इसका आंसर जो वो हो जाएगा घेंगा। और अगर हम बात करें मलेरिया की, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो घेंगा हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा, ए विल द राइट आंसर। बी है मलेरिया। मलेरिया आप सभी को पता है, मलेरिया को दुर्वात भी बोलते हैं, ठीक है, दुर्वात। तो ये जो आप सभी को पता है कि मच्छर से होता है, संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। और एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछता है यहाँ से कि कौन सा मतलब को एक मादा मच्छर होता है, ठीक है, मादा मच्छर, फीमेल मच्छर, ठीक है, फीमेल मच्छर जो वो एक होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनोफ्लिस। अनोफ्लिस, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लीजिए, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनोफ्लिस जो वो नामक एक मादा मच्छर होता है, उसके काटने से जो वो होता है, तो उसके काटने से जो वो हमारे ब्लड में जो वो ये मिल जाता है, उसका जो भी वायरस है, ठीक है, और ये जो वो हमारे रेड ब्लड सेल आरबीसी को जो वो ख़त्म करता है, नष्ट करने की कोशिश करता है, तो इसलिए जो वो ये मलेरिया जो वो हमें हो जाता है, ठीक है, इस मच्छर से के काटने से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम मोतियाबिंद की, मोतियाबिंद क्या होता है, देखिए मोतियाबिंद को जो वो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, कहाँ चला गया, या कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जो वो इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी आंखों में जो लेंस होता है, ठीक है, लेंस पर जो वो धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, मतलब कि हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, देखने में प्रॉब्लम होगी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि सबसे पहले जो वो कौन सा दोष होता है। देखिए दो प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, बिल्कुल नाम के बिल्कुल अपोजिट जो इनका मतलब है। निकट दृष्टि दोष का आप समझ रहे हो कि निकट नहीं देख पाएगा, इसका मतलब उल्टा है, निकट देख पाएगा, दूर नहीं देख पाएगा। तो इसमें पहले जो वो दूर नहीं देखा जाता है, ठीक है, धुंधला दिखाई देगा तो दूर कहाँ से दिखाई देगा, इसलिए निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको सबसे पहले। जो हमारा लेंस होता है उसमें जो वो रंग, उसका रंग जो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है मोतियाबिंद, वैसे वैसे जो वो इसका रंग जो वो और भूरा भूरा होता जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो वो आंखों से रिलेटेड जो वो बन जाता है, हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी आंखों में जो वो कौन सा लेंस, मतलब कि हमारी आंख जो वो किस लेंस की तरह जो वो काम करती है, तो आप याद रखिए उत्तल लेंस, उत्तल को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स लेंस की तरह जो वो काम करता है हमारा आंखों का जो लेंस होता है, ठीक है। तो एक हो गया हमारा, एक बच गया लास्ट ऑप्शन स्कर्वी। देखिए स्कर्वी नाम से पता चला है, एस या सी से याद रखिए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी सी, ठीक है, वैसे तो एस से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एस सी, तो एस स की आवाज़ है, स मतलब मीन्स सी की आवाज़ आ रही है, तो विटामिन सी की कमी से जो वो स्कर्वी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब होता है मसूड़े जो होते हैं, ठीक है, दांतों के पीछे वाला जो पार्ट होता है वहाँ से खून आने लगता है, ब्लड चलता है वहाँ से, ठीक है, वहाँ पे जो वो सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है, दांत, थकान होती है, कमजोरी आ जाती है, दांत टूटने लग जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी जो वो स्कर्वी के जो वो लक्षण होते हैं, स्कर्वी जिसको हो जाता है मतलब कि विटामिन सी की कमी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हमारे 53 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोइटर, ए विल बी द राइट आंसर घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। हीराकुंड डैम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हीराकुंड डैम जो है
वो जो आप सभी को पता है कि अगर बताएं कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा बांध, संसार का सबसे बड़ा लंबा बांध जो वो कौन सा है, तो ये जो वो हीराकुंड बांध है, जो कि किस नदी पर बना है, महानदी पर बना है। तो बी विल बी द राइट आंसर। तो अगर हम बात करें इसकी थोड़ी सी, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो वो ये बांध है। अगर हम अ, अच्छा, अभी हमने बात की सुभाष चंद्र बोस की, उनका जन्म जो वो उड़ीसा में होता है। ऐसे रिलेट करके जो वो आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि चीज़ें एक बार जो वो याद नहीं होती है, बार बार पढ़ने पर, बार बार लिखने पर जो होती है। आप जो वो 2 दिन के बाद जो फिर से रिवीजन करिएगा इसका, फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे तो जो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो महानदी हो जाएगा। अगर बात करें इस डैम की, ये जो वो 1948, मतलब कि हमारे आज़ादी के जो वो 1 साल के बाद जो वो इसका काम जो वो शुरू हुआ था 1948 से, और बन के तैयार जो वो 1957। आप बोलेंगे इतने सारे साल लगे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा लंबा बांध है। ठीक है, देखिए अगर ये बांध बन गया तो यहाँ पे पानी रुकेगा। पानी रुकेगा मतलब कि आदमी ने बनाया, तो पानी रुका तो झील बनी, पानी रुका तो झील बनी यहाँ पे, और झील बनी तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब है मैन मेड, मानव निर्मित। तो मानव निर्मित झील भी कौन सी है, वो जो वो हीराकुंड है। ठीक है, ठीक है, हीराकुंड यहाँ पे जो वो सबसे बड़ी झील बनी हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी पूरी लंबाई की, तो ये है 4801 मीटर। लेकिन ये कुल लंबाई नहीं, ये सिर्फ बांध की है। ठीक है, अगर कुल की बात करें तो कुल मतलब कि ये पूरा जो भी इसका तटीय सीमा है, वो जो वो लगभग 25 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम इसकी तटीय रेखा की ही बात करें तो ये जो वो 639 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा, 639, बहुत लंबी चौड़ी। ठीक है, तो इसके बारे में जो आपको ये याद रखना है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा महानदी। सतलुज देखिए हमारे भारत की, सॉरी भारत की नहीं, हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है, और 320 किलोमीटर ये हिमाचल में बहती है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी नदी मीन्स जल घनत्व के हिसाब से, तो जो वो ब्रह्मपुत्र है। वैसे ही अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो नील नदी जो वो सबसे लंबी है, और अमेजन नदी जो वो सबसे बड़ी है, जल घनत्व के हिसाब से बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 1024 किलोबाइट इज कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में। ठीक है, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू, देखिए आपको याद रखनी है 2-3 चीज़ें, आपको जो वो ये सीक्वेंस में जो वो याद हो जाएगा बहुत आराम से। आपको जो वो याद रखना है कि आपको पता है जो भी कंप्यूटर जो वो सीखता है, बाइनरी लैंग्वेज जो वो पढ़ता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज उसको पता चलती है। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, या तो जीरो होता है या तो वन, जीरो और वन। तो इस एक को जो हम लोग बिट बोलते हैं, 1 बिट, तो वो जो वो या तो जीरो या तो वन से बना होता है, तो इसको जो वो 1 बिट बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, बिट होगी। अब बात यह है कि 8 बिट जब मिलेंगे, 8 बिट जब मिलेंगे, तो हमारा बनेगा 1 बाइट। 1 बाइट जो वो बनेगा, 8 बिट का 1 बाइट, 1 बिट जो वो जीरो या वन। ठीक है, तो 8 बिट 1 बाइट हो गया। अब बात करेंगे 1024 बाइट, सीधा ही आ गया 1024 किलोबाइट। ठीक है, तो 1024 किलोबाइट का जो वो बनता है 1 मेगाबाइट। बस 1024 जो वो लगा दो। अब MB याद रखो, MB के बाद जो वो आप याद रखो GB, गीगाबाइट। GB के बाद जो वो आप TB याद रखो, टेराबाइट। वैसे तो आगे भी चला गया, PB, फिर जीटाबाइट, ZB हो जाएगा, फिर YB आ जाएगा, ब्रोंटो आ जाएगा लास्ट में। लास्ट में नहीं, ऐसे चलता जाएगा नीचे तक। लेकिन आपको जो वो ये थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कि 1024 KB का बनेगा 1 MB, और 1024 का बनेगा 1 TB। ठीक है, टेराबाइट। तो सॉरी, MB हो गया, GB नहीं हुआ, GB। और यहाँ पे आ जाएगा 1024 GB का बनेगा फिर 1 TB। TB तक आप याद रखिए, TB मीन्स टेराबाइट, GB मीन्स गीगाबाइट, और MB मीन्स मेगाबाइट। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि 1024 किलोबाइट, तो मेगाबाइट के कुल होगा कहाँ पर है, यस, बी विल बी द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मतलब कि इन सभी पार्ट में ये जो वो शायद 14th पार्ट होगा इस प्रीवियस ईयर के पेपर का, 2019 का सैनिक स्कूल का। तो ये सबसे बड़ा पार्ट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आज वो हमारे पास टाइम भी बहुत है। जल्दी ही आपको जो वो एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, उसमें आज ही, क्योंकि आज छुट्टी है, तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जो वो वीडियो को जो वो एक बार देखिए, फिर जो वो 1 दिन के बाद जो वो इस वीडियो को फिर से
पूरी फोकस के साथ जो वो ध्यान दे करके सुनेंगे तो आपको जो वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो वो वीडियो को चलाइए, अगर आपको जो वो फास्ट लग रही है तो स्लो कर लीजिए, स्लो लग रही है तो फास्ट कर लीजिए। मुझे लगता है कि स्लो तो आपको नहीं लगेगी, थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ तो फास्ट लगेगी आपको थोड़ी सी, तो आप उसको थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं और सुन सकते हैं, और साथ में कॉपी पेंसिल लेकर के जो उसको नोट भी कर सकते हैं, जो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताए हैं। तो जो वो आपको एक बार में ही चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको एक बार एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो वो आप उसको एक बार पढ़िए, सभी पॉइंट्स को जो पढ़िए, जो भी फैक्चुअल हमने डिस्कस किया है उन सभी को पढ़ के जाइए। आपको जो वो बहुत सारे क्वेश्चन जो वो यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी? लास्ट में आपको एक लाइक करना है, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक से ऐसा होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि लाइक हो रहे हैं, या कमेंट करके जो वो हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।